हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय कुमार और स्वागत है आप सभी का वेदोरिक पे। वेदोरिक हमारा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो हमने यूट्यूब पे नया चालू किया है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी के लेसन्स और उनके हर 8, 9, 10th क्लास तक के टॉपिक्स हम आपको समझाएंगे। मैं आपको इंग्लिश और एसएसटी के कुछ टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा और उनके लेसन्स को हम काफ़ी डिटेल में, इंटरेस्टिंग वे में और सिंपल वे में पढ़ेंगे। और हम उनके जैसे जैसे हम थोड़े वीडियोस बनाते जाएंगे, हम उनके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराएंगे और आपको उनको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं। आज हमारा ग्रामर का एक टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मेन भी होता है, जिसका नाम है टेंस। अब टेंस का मतलब आप हिंदी में कहें तो होता है काल। अब टेंस जो होते हैं वो मेजर फॉर्म में होते हैं 3 टाइप के: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की, फिर सेकंड हम बात करेंगे उसके बाद पास्ट की और थर्ड हम बात करेंगे फ्यूचर की। काफी लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज हम इनको पढ़ेंगे। अब ये तो होते हैं मेजर 3 टाइप्स, लेकिन अगर इनको काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए तो हर एक टेंस के 4 अलग अलग सेक्शंस बोल सकते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं या तो इंडिफिनाइट, या फिर और अच्छी सी भाषा में बोले तो जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के साथ ही सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों को सिंपल सिंपल कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड जो टाइप होता है वो होता है कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और सेम वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। थर्ड पे आता है परफेक्ट। थर्ड जो इसका टाइप है वो होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और वैसे ही सेम फ्यूचर परफेक्ट। अब अगला जो होता है फोर्थ वाला, जिसका काफी हेल्पिंग वर्ब्स काफी लंबे चौड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर के साथ ही परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन सब के जो 4 टॉपिक्स होते हैं तो नोटली हो जाते हैं 4 और 4 12। तो 12 टेंस, 12 टाइप अलग अलग के होते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये काफी सिंपल होते हैं अगर हम इनको काफी डिटेल में, अगर हमारा बेसिक मजबूत है तो। अब हम बेसिक के लिए बात किए जाए तो हमें टेंस को आगे पढ़ने से पहले इसका बेसिक तैयार करना पड़ेगा। और जो कि बेसिक जो होता है, जिसे मैं आपको बताऊं तो एक सेंटेंस होता है। अब एक सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट। और अगर और सिंपल भाषा में बात की कि हमें बस टेंस के बारे में पढ़ना है तो वहां पर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर डायरेक्टली हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कर्ता। कर्ता यानी कि उस वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो सेंटेंस का मेन सोर्स है, जिसके ऊपर वो बात हो रही है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सेकंड हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि ये वर्ब को और सब्जेक्ट को दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड पे हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब होता है एक्शन, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, यानी कि डांसिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, ईटिंग, क्राइंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, यानी कि हर वो क्रिया जो की जाती है। जैसे हम सोते हैं, सोना भी एक तरह से क्रिया है, जिसे हम स्लीपिंग बोलते हैं या स्लीप बोलते हैं, वो सब उसकी होते हैं क्रिया। और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जो उससे कि हम लोग क्लोजेस बोलते हैं। तो मेन जब हम इस सेंटेंस में पढ़ेंगे, जो कि हमारे ग्रामर के टेंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो होंगे बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब हेल्प वर्ब के हमें चेंज करने से पहले हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कैसे होते हैं, इन्हें कहां पर यूज किया जाना चाहिए और कौन से हेल्पिंग वर्ब को कहां पर यूज किया जाना चाहिए।
तो मैंने अब एक सेंटेंस लिखा है, जिसमें सेंटेंस में हमने लिखा है एक सब्जेक्ट है हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और वर्ब की फॉर्म, आर्टिकल और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि उसको क्लोज में हमने जोड़ रखा है। अब हमारा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, ऐश इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये जो वर्ड है ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता कौन है ये। अब इज जो है वो उससे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ये वर्ब को और सब्जेक्ट को जोड़ रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगिंग। सिंगिंग एक क्रिया है, यानी गाना गाना, गाना गा रहा, आईएनजी जो होता है उसका फोर्थ फॉर्म होता है। उसके बारे में थोड़ा आगे बताता हूं मैं। अब ये तो होता है हमारा अ सॉन्ग। एक टेंस में जब हम अभी बात करेंगे टेंस को वर्ड फॉर्मेशन की और टेंस को अलग अलग कन्वर्ट करने में, तो ना तो सब्जेक्ट बदलता है ना ही पीछे के ये वाला जो क्लोजेस बोलते हैं या पीछे ऑब्जेक्ट होते हैं इसके बाद में कुछ बदलता है। टेंस में 12 के 12 टाइप्स ऑफ टेंस में बदलता क्या है, बस हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब किस फॉर्म में होता है वो बदलता है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि बेस हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही तैयार होगा। अब टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो मेन मुख्य होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल और शाल, जो कि हम शेल बोलते हैं। तो आपको जो बोलना है, आपको पसंद हो बोल सकते हैं। तो ये हमारे गिने चुने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनमें से एक दो और एक्स्ट्रा होते हैं, पर मेन हम किनको काम में लेते हैं वो ये है। अब इज, एम, आर, हैज, हैव, ये पांचों हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, ये पांचों के पांचों हेल्पिंग वर्ब्स कौन से टेंस के होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के। ये सारे किसको डिनोट करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं, जिसमें से इज, एम, आर, इज, एम, आर तो सिंपली प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट करते हैं, और हैज और हैव ये दोनों जो हैं बचे कुचे, ये दोनों परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यूज होते हैं, और हैज और हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होते हैं। अब इनके यूज क्या होते हैं, अब इनके जो यूज होते हैं, इज जो होता है हमारा, इज होता है हमारा सिंगुलर। कोई भी नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उस नाउन के बाद में लगेगा इज, जैसे कि राम इज, श्याम इज, सुरेश, ऐश, रुचिका, दिव्या, जिस भी हम नाउन में यूज करते हैं वो सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए हम वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, इज का। लेकिन एक और बात, कभी कभी जब हमने नाउन्स पढ़े थे तो उसमें एक नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में भी अगर कोई नाउन है जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जैसे कि क्लास, अगर स्टूडेंट्स बोले थे तो स्टूडेंट्स तो होते हैं प्लूरल, और अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास, तो क्लास जो होता है उनके ग्रुप का नाम है, तो ग्रुप के नाम को हम सिंगुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो वहां पर हम इज लगाएंगे, तो क्लास के इज लगेगा। जैसे बहुत सारी चाबियां हैं, चाबियों को हम बोलेंगे कीज, देयर आर सो मेनी कीज। लेकिन अब चाबियों का गुच्छा है तो गुच्छे एक हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, तो उन गुच्छों में से एक गुच्छे को हम बोलेंगे बंच, बंच ऑफ कीज, देयर इज अ बंच ऑफ की। तो इस जो होता है हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर में किसी का नेम आ सकता है, या कोई भी चीज सिंगुलर हो तो उसका नेम आ सकता है, या फिर कलेक्टिव नाउन आ सकता है। अब बात करते हैं आर की। सेकंड है आर। आर को आप काफी ध्यान से समझिएगा। आर जो होता है ये होता है प्लूरल के लिए इस्तेमाल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन के लिए इस्तेमाल, सिंगुलर का मतलब एक वचन के लिए। बहुवचन का मतलब होता है कि ऐसा वचन जहां पर कोई भी संख्या, किसी भी नाउन की या ऑब्जेक्ट की संख्या क्या है, एक से अधिक है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं आर का। लेकिन आर का इस्तेमाल जैसे ही हम लोग करते हैं प्रोनाउंस में दे का मतलब होता है वे,
वी का मतलब होता है हम, लेकिन इसके साथ साथ हम जहां पर भी हमने जैसे क्लासेस आर बंकिंग द मंकिंग, या हम बोल सकते हैं कि जहां पर भी प्लूरल फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वहां पर जैसे दिस स्टूडेंट इज वेरी नॉटी, यानी कि ये विद्यार्थी काफी शरारती है। यहाँ पर हमने एक विद्यार्थी की बात करी इसलिए हमने इज लगाया। अब हम बात करेंगे अगर उनको प्लूरल फॉर्म्स में बोले तो दिस स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट के पीछे हमने एस लगाते ही हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया, उसके बाद स्टूडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स आर वेरी नोटी, ये विद्यार्थी काफी शरारती हैं, तो प्लूरल फॉर्म में आ गया वहां पे आर। अब इसके बाद में एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, वो होता है यू। यू के बारे में एक जो मिथ होता है वो होता है कि यू सिंगुलर भी तो हो सकता है, लेकिन सिंगुलर हो सकता है तो यू के लिए कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा है कि यू प्लूरल नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको यू कह के बात करूं तो मैं तुम कह के बात करूंगा, तुम सामने वाला एक वचन हो सकता है या एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है जिसे हम लोग तुम कह के डिनोट करते हैं या यू कहते हैं। तो इज हो गया हमारा सिंगुलर या यानी कि नेम हो गया, कलेक्टिव नाम का कोई एक ग्रुप है। आर इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, जैसे दे, वी, यू, और जो भी प्लूरल्स में नाम होते हैं क्लासेस, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारा एम। एम का मतलब होता है हूं, इज का मतलब होता है और आर का मतलब हो भी हो सकता है भी हो सकता है। अब एम जो होता है, एम का एक हमारा जो प्रोनाउन है उसने कॉपीराइट ले रखा है, उसका नाम है आई। अब हमारा जो आई जो हमारा प्रोनाउन है, इस आई ने एम को कॉपीराइट बोल सकते हैं या भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये सिर्फ आई के साथ ही लगता है। तो हमने प्रेजेंट के तीन फॉर्म्स, तीन हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। इज का मतलब होता है सिंगुलर जो कि नेम या कलेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है। एम जो होता है आई के साथ इस्तेमाल होता है, और आर जो होता है वो प्लूरल या जैसे कि दे, वी, यू या किसी भी फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं इज एम आर। अब बात करते हैं हैज और हैव। हैज और हैव की हम बात करते हैं। हैज और हैव इस्तेमाल कहाँ होते हैं? हैज और हैव याद रखिएगा, टेंस होते हैं 12 में से प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट के होते हैं 4 टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज, आर, एम का। अब बात बचे कौन से? 2 अलग, जिन्हें हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जिस भी जगह पर परफेक्ट आता है, अगर प्रेजेंट में परफेक्ट आता है, भले वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या ओनली प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो वहां पर हैज और हैव जरूर लगेगा। अब हैज और हैव लगाते कहां पर है? सबसे बड़ा आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हैज और हैव को इस्तेमाल क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं। हैज जो होता है सबसे पहले तो नेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जहां पर भी सिंगुलर नाउन हो, जहां पर भी सिंगुलर नाउन हो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैज का। हैज मतलब जैसे कि राम, श्याम, रमेश, सुरेश, राजेश, इन सब के बाद में क्या लगेगा? हैज लगेगा। और कहीं भी मान लेते हैं जहां पर भी फॉर्म हो रहा है कि सिंगुलर टेंस है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, वहां पर भी किसका इस्तेमाल होएगा? हैज का। अब हैव के बारे में बात करते हैं। हैव को आपको काफी डिटेल में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हैव के साथ में आप समझ गए होंगे कि अगर हैज सिंगुलर के लग रहा है तो हैव किसके लगेगा? प्लूरल के। बिल्कुल सही समझे आप लोग। लेकिन हैव प्लूरल के साथ साथ आई और यू के साथ भी जुड़ेगा। जी हाँ, इन 2 वर्ड्स को आप काफी अपने दिमाग में हाईलाइट करके रख लीजिए या फिर कहीं पे पिन अप कर लीजिए अपने माइंड में कि हैव तो प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन आई और यू के साथ भी लगेगा। आई हैव, यू हैव।
ओके बाकी जितने भी होते हैं सिंगुलर होते हैं उनके साथ लगेगा, नाम होता है तो वहां हैज लगेगा। सिंगुलर के प्रोनाउन जैसे कि शी हैज, ही हैज, लेकिन हैव लगेगा वी हैव, यू हैव, आई हैव, दे हैव। जहां पर भी प्लूरल फॉर्म्स यानी कि बहुवचन इस्तेमाल होंगे वहां पर किसका इस्तेमाल होगा, हैव का। तो ये होते हैं प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव। अब हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं रिवाइज करके एक बार। इज, एम, आर लगते हैं प्रेजेंट के, हैज, हैव भी प्रेजेंट के होते हैं, लेकिन हैज और हैव ओनली परफेक्ट वाले टेंस में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। इज सिंगुलर और कलेक्टिव नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे शी इज, ही इज। आर इस्तेमाल होता है प्लूरल के। अभी हम लोग इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको वहां पर धीरे धीरे सारे डाउट्स हो जाएंगे। मैं बस आपको क्या बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। अब जिनके बारे में बात करते हैं वो होते हैं वाज, वर और हैड के बारे में। तो चलिए मैं इनको थोड़ा मिटा देता हूं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बाकी बचे तीन, बचे कौन से हैं, हैड, वाज और वर। ये तीनों जो होते हैं ये होते हैं पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और बाकी बचा क्या, विल, शाल। विल और शाल जो होता है ये किसके टेंस होते हैं, अगर आप चाहें तो लिपसिंग कर सकते हैं साथ साथ, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ये होते हैं विल शाल जो होते हैं फ्यूचर के। इज, एम, आर, हैज, हैव ये सारे के सारे होते हैं प्रेजेंट के। और हैड, वाज और वर होते हैं पास्ट के, विल शाल होते हैं फ्यूचर के। अब इन तीनों का यूज भी आप एक बार देख लीजिए ताकि हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो आपको 1% भी दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं वाज की। वाज भी सिंगुलर या प्लूरल जैसा ही फॉर्म करता है। वाज होता है सिंगुलर के लिए यूज, ठीक है। तो वाज होता है सिंगुलर के लिए यूज, वर होता है प्लूरल के लिए यूज। जहां जहां भी सिंगुलर फॉर्म आएगी वहां पर यूज होएगा वाज, और जहां जहां प्लूरल यानी कि बहुवचन होएगा वहां पर यूज होगा वर। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त होती है, वो शर्त है कि वर जो है हमारे साथ में यू के साथ लगता है। यू वाज नहीं लगता है, लगता है तो क्या लगता है, यू वर। यू वर देयर, यू वर हियर, यू वर नॉट अवेलेबल देयर। तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए सारे ही, शी, इट, जहां भी सिंगुलर होते हैं, नेम हो गया, कलेक्टिव नेम हो गया, जहां भी सिंगुलर लगेगा क्योंकि एक वचन है वहां पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वाज का, जिसका हिंदी अनुवाद होता है था। और वर का इस्तेमाल करते हैं जहां पर बहुवचन होता है और जिसका इस्तेमाल मतलब होता है थे। तो प्लूरल और यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट जो हमारा पास्ट वाला बचा उसका नाम है हैड। ये होता है, अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, वाज वर, वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। ओके अब बचा क्या, हेड। हेड जो हमारा वर्ड होता है, हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है फॉर ओनली पास्ट परफेक्ट। जी इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज होती है ओनली फॉर पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होती है, बाकी किसी के लिए यूज होती नहीं है। एक तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हेड इस्तेमाल होती है पास्ट परफेक्ट के लिए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब हेड जो होती है इसका कोई भी सिंगुलर या प्लूरल से लेना देना नहीं है। अगर आपका नाउन हो या आपका प्रोनाउन हो या जैसे कि सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो तब भी आप हेड यूज करेंगे, प्लूरल हो तब भी आप हेड यूज करेंगे। तो अब हमने पास्ट के 3 हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ा है, उनका नाम था वाज, वर और हेड। वाज होता है सिंगुलर के लिए यूज, वर होता है प्लूरल के लिए और मेजरली यू के लिए। इसी एक टेंस वर्ड के चक्कर में आप गलती मत कीजिएगा कभी। और हेड जो होता है इसमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल का मैटर नहीं होता है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। सेकंड है ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
यूज होता है। तो हमने इन तीनों को समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं विल और शाल के बारे में। विल और शाल के बारे में बात करते हैं। विल एंड शाल, अब इसे आप शेल बोलिए या शाल बोलिए, वो हमारे एसेंट के ऊपर फर्क पड़ता है कि हमने बचपन से क्या पढ़ा है। कभी कभी हम लोग जो वर्ड होता है, जैसे कि आप लोग इस वर्ड को देख रहे होंगे, इसे दी बोलते हैं, लेकिन इसे हम लोग बचपन से द पढ़ते आए हैं। अब थोड़े बड़े होने के बाद अब अचानक से आदत बदल लेना काफी मुश्किल होता है। वैसे ही शाल हो या शेल हो, ठीक है। अब विल और शाल, विल और शाल का हम लोग समझते ये हैं कि शाल को हमेशा आई और वी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और एक ऐसा सिंपली एक कहना भी है, लेकिन यदि आप शाल के जगह पे आई के साथ अगर विल का इस्तेमाल करते हैं या वी के साथ भी विल का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपके सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आप विल के साथ आई का वी का इस्तेमाल करें तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं है, और अगर आप आई के साथ शाल का या वी के साथ भी शाल का इस्तेमाल करें तब भी आपके टेंस में के सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमने इन सब के बारे में तो पढ़ा है कि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, तो इनका क्या है जी? इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इन दोनों को बिना किसी सिंगुलर और प्लूरल के टेंशन के सॉल्व कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल वाली कोई भी इसमें क्रियाएं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप बेझिझक विल का प्रयोग कर सकते हैं, शाल का कर सकते हैं। अब मैं आपको ज्यादातर रिकमेंड करता हूं कि अगर हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादातर विल का प्रयोग करें। रीजन ये है कि विल और शाल दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। विल जो होता है वो किसी भी फ्यूचर काम को परमानेंटली होने के बारे में बताता है, और शाल जो होता है वो बताता है पॉसिबिलिटी के बारे में, यानी कि ये बताता है कि कोई भी चीज भविष्य में होने वाली है, वो बात फिक्स है यानी कि स्थायी है। और शाल जो बताता है वो हम इस्तेमाल करते हैं संभावना के बारे में, कोई चीज हो सकती है। तो चलिए मैं आपको इनके एक सेंटेंस बना के बताता हूं। विल के साथ में जैसे आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ डॉक्टर, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब इसकी जगह अगर मैं बोलूं आई शैल बिकम अ डॉक्टर, तो इसका मतलब होता है मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, या हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ये होती है पॉसिबिलिटी कि हाँ इट शैल रेन, बारिश हो सकती है, इट विल रेन, बारिश होएगी। तो दोनों में ये अंतर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बार इनका थोड़ा सा ना माइनॉरिटी से इसको थोड़ा सा माइनर ध्यान देते हैं। तो वाज का मतलब होता है था, यूज्ड फॉर सिंगुलर टेंस, सॉरी सिंगुलर नाउन। वर का इस्तेमाल मतलब होता है प्लूरल, एक तो प्लूरल और एक यू, ठीक है। अब जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको सारे समझ में आ जाएंगे, पर मेरा काम था पहले आपको एक बार इनसे अवगत कराना। हैड इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए, और पास्ट के कौन से वाले में? पास्ट के परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं विल और शाल। विल और शाल आप फ्यूचर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और याद रखना अब ये हमारी टेंस होती है, कौन सी का इस्तेमाल करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव जो होती है प्रेजेंट की होती है। वाज, वर और हैड जो होती है पास्ट की होती है, और विल और शाल होती है फ्यूचर के लिए। तो इनके आप लोग अंतर समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से परफेक्ट में होते हैं। अब फ्यूचर में भी तो फ्यूचर परफेक्ट होता है, अब आप लोगों के दिमाग में आई होगा बात, लेकिन हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? विल हैव या शाल हैव, ठीक है। तो वो थोड़ा आगे जैसे पढ़ेंगे, अभी आपको दिमाग में कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप इतना सा समझिए। अब उसके बारे में हम थोड़ा प्रेजेंट के बारे में समझना चालू करते हैं। तो चलिए मैं इनको बिठा देता हूं। तो चलिए अब चालू करते हैं हमारा प्रेजेंट के बारे में पढ़ना। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रेजेंट के चारों टाइप्स के बारे में, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की।
अब प्रेजेंट सिंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए, का प्रेजेंट सिंपल फॉर्म करने के लिए हम दोनों अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे। पहला तो प्रेजेंट सिंपल का आपको अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें ब्लैंक हो तो कैसे पता लगाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल है? तो उसके लिए होते हैं कीवर्ड्स जो कि मैं अभी लिखाने वाला हूँ। और अगर हमें दे दी जाए कोई सेंटेंस और उसको कन्वर्ट करना है कि अगर हम जैसे मान लेते हैं पास्ट सिंपल में दे दिया जाए और उसको बोलेंगे कि इसके लिए हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट सिंपल में, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के फॉर्मूले के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले, तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखूंगा। इसके बाद में काफी क्लोजेस आते हैं पीछे, लेकिन उनको हम वो यहाँ पर ज्यादा मायने रखते नहीं है। तो देखिए इतना सा है पर इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड उठता है। मैं फिर कह रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल का और पास्ट सिंपल का ये दो ऐसे टेंस हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। भले इनके नाम में सिंपल हो लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब आपको पता है मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, ओके। तो वर्ब की होती है मेनली तो 3 फॉर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो होती है जो नॉर्मल होती है प्रेजेंट में, सेकंड होती है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड वाली जो होती है वो भी पास्ट पार्टिसिपल्स होती है। अब फोर्थ फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं एस या ईएस वाली फॉर्म। किसी भी वर्ब के यानी किसी भी कार्य के एस या ईएस लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाले वर्ड। तो आईएनजी तक जाने से पहले चलिए सबसे पहले एस या ईएस वाले वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स याद होने चाहिए, सेकंड फॉर्म याद होने चाहिए, थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए। फिर भी अब कौन कौन से याद करने हैं, कितने याद करने हैं, तो हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको सेंड कर देंगे। आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन से वर्ब के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट पे तो ध्यान देंगे। किस चीज के लिए देंगे? हम लोग सब्जेक्ट पे बस एक चीज के लिए ध्यान देंगे, वो होता है कि ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। बस आपको ये देखना है, ना नर है ना मादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हर एक सेंटेंस में मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव वाले में नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव बोला इसका मतलब भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूले में डायरेक्टली होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस अगर यूज्ड है तो, और ऑब्जेक्ट लगता है। तो मैंने अब क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट पहचाना है। यदि अगर सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वहां पर वर्ब की फॉर्म के एस या ई एस जोड़ सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं शी सिंग अ सॉन्ग, ये मैंने लिखा है शी सिंग अ सॉन्ग। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपली पता लग रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो देखिए शी है सिंगुलर फॉर्म में। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के रूल्स के मुताबिक यदि प्रेजेंट सिंपल में कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम लोग एस या ई एस ऐड करेंगे। फिर कह रहा हूं अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर है तो सिंगुलर के हम एस या ई एस ऐड करेंगे, और यदि प्लूरल है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ना उसमें एस या ई ऐड होगा, ना ही कोई एडिशनल कोई भी अल्फाबेट यूज होगा। तो फिर बात करते हैं, अब सिंग जो होती है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करनी है, कहाँ नहीं यूज करनी है, हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा फॉर्मूला बोलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओनली इफ सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो ही हम एस या ईएस ऐड करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो हम एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। तो अब हमें पता लग रहा है कि हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो शी है, और शी तो सिंगुलर होता है, तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना गाती। शी सिंग्स अ सॉन्ग एक सिंपल सेंटेंस है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हमने एस या ईएस क्यों ऐड करा, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें काफी गलतियां होती है। एस या ईएस ऐड करने का रीजन था ये सिंगुलर था, लेकिन अगर यही वर्ब हम लोग बोलेंगे दे सिंग अ सॉन्ग। अब आप इसको एक बार देखिए, दे का मतलब होता है वे। अब वे जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल में, यानी कि बहुवचन में। अब यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा। एस या ईएस इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। दे सिंग अ सॉन्ग, नो चेंज विल बी देयर। दे सिंग अ सॉन्ग एग्जैक्ट वैसे का वैसा सेंटेंस रहेगा। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? जी नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन हम इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे जोड़ेंगे। अब आई और यू, ये दोनों हमें पहले भी अभी हमने बताया था, ये दोनों थोड़े अलग एटीट्यूड में रहते हैं। तो ये तो भी सिंगुलर होने के बावजूद भी अपने आप को प्लूरल कहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आई आता है, यू आता है, तो वहां पर एस और ईएस बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इससे एक तरह से फॉर्मूले को याद करने की तरह रखो। तो वहां पर एस या ईएस नहीं लगेगा। ओनली देयर विल बी सिंगुलर फॉर्म में एस, शी, या किसी के नाम में आता है तो वहां पर सिंगुलर। दे के साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा, और आई और यू के साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। तो चलिए इनके एक एक सेंटेंस के हम लोग लिख के देखते हैं। आई सिंग अ सॉन्ग। अब चलिए थोड़ा वर्ब बदल के देखते हैं। यू ईट वन मैंगो। यू ईट वन मैंगो। अब वहां पर अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर सिंगुलर होता ही, तो ही है तो वो सिंगुलर है, तो ईट जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वहां पर क्या लग जाएगा? ही ईट्स वन मैंगो। सिंपल सी बात है, ये हमारा फॉर्मूला यूज्ड हो चुका है। सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, एस या ईएस आया। ओनली अगर सिंगुलर है तो ही इसके साथ ये वैलिड होगा, अगर प्लूरल है तो वैलिड नहीं होगा। लेकिन प्लूरल के साथ साथ कौन सा? आई और यू के साथ में एस ईएस बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये एस एस क्यों लगता है, बस एस या ईएस इसलिए नहीं लगेगा। यू के तो हम जानते हैं यू सिंगुलर है या प्लूरल है, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अब ये बात करिए, तो ये जो सेंटेंस थे ये सारे थे एज अ पॉजिटिव फॉर्म में। तो देखिए एस या ईएस जो थे पॉजिटिव फॉर्म में थे, तो चलिए एक बार इनको नेगेटिव बना के देखते हैं। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर किसी वाक्य में ना नहीं आता है तो उसे नकारात्मक बोलते हैं। आपने हिंदी में भी सुना होगा कि ना नहीं करना चाहिए, इसने तो नकारात्मक बात कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसने उसमें मना किया, मना यानी कि ना जोड़ा है। तो ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं नो, नाइदर और नॉट। अब जहां पर ये नो, नॉट, नाइदर यूज होते हैं वो होता है कौन सा सेंटेंस? वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो पी का मतलब होता है पॉजिटिव। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव में हो गया शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमें इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। आपको अगर पता हो तो देखिए कि ये जो कभी कभी क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन से नंबर पर आता है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। जैसे कि शी इज अ गर्ल, ओके, शी इज अ गर्ल। तो अब इसको अगर क्वेश्चन पूछना हो तो क्या पूछते हैं? हु इज शी, यह कौन है? तो उसका जवाब आता है शी इज अ गर्ल। लेकिन आपको बोला जाए कि आपको तो शी इज अ गर्ल में एक भी सेंटेंस ऐड नहीं करना है, ना माइनस करना है, इस तरह क्वेश्चन बनाना है, तो वहां पर क्वेश्चन टैग जो होता है ना वो कैसे होता है? शी इज अ गर्ल। वहां पर हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर
बार लिख लेते हैं, शी इज अ गर्ल। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, बस एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। शी इज अ गर्ल, ये है आंसर। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम लोग हमारे हेल्पिंग वर्ब को जो सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है उसका थोड़ा प्रमोशन करेंगे, उसको प्रमोशन करके ले आएंगे फर्स्ट पे। फर्स्ट पे आने के बाद क्या हो गया, इज आ गया फर्स्ट पे, और शी का डिमोशन करके ले आएंगे सेकंड पे। इज शी अ गर्ल, और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि शी इज अ गर्ल तो पॉजिटिव, और ये सवाल पूछ रहा है इज शी अ गर्ल, क्या वह लड़की है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो चलिए अभी तो बात करते हैं नेगेटिव को समझने के, नेगेटिव क्या होते हैं। तो देखिए अब नेगेटिव में क्या होता है कि ना नहीं नॉट लगता है, इसको भी आप काफी ध्यान से देखिएगा। अब नेगेटिव में मुझे लगाना है नॉट। शी सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग वैसे का वैसा सेंटेंस है। अब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग एनओटी नोट नहीं लिख सकते, क्योंकि सेंटेंस को अगर बोलेंगे तो वो काफी अटपटा सा लगेगा, चटपटा बिल्कुल नहीं लगेगा। शी नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अब आप यहां पर आइए, डू और डज, डू या डज पे, ये दो जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं सिंपल प्रेजेंट में यूज, और सिंपल प्रेजेंट में कहां यूज होते हैं, ये होते हैं नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए फॉर्म करने का। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है या किसी में नेगेटिविटी आती है तो वहां पर डू डज का प्रयोग करते हैं। फिर वही बात आती है, डू डज दो क्यों लिखे मैंने, तो इसलिए लिखे क्योंकि डू होता है प्लूरल और आई के लिए और यू के लिए, तो डू इस्तेमाल होता है प्लूरल आई और यू के लिए, और डज इस्तेमाल होता है सिंगुलर और प्रोनाउंस जो कि सिंगुलर फॉर्म में हो, जैसे कि ही, शी, इट, ये जो होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है ही, शी, जैसे कि ये हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि आप इनके इस्तेमाल करके देखते हैं। अब नेगेटिव बनाते हैं, शी नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बन रहा था, तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, शी, डू लगेगा या डज लगेगा, ये आपसे पूछ रहा हूं। जी हाँ, तो यहां पर क्या लगेगा, शी है तो डज लगेगा। ओके, अब यहां पर देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, शी सिंगुलर, मेरे कहने के मुताबिक यहाँ पे डज लगा तो ओके डज लगा। अब यहाँ पर डू के आगे एक बार ईएस लग चुका है, तो दूसरी बार एस या ईएस नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, अगर हमारे सामने दो होते हैं 41 में से, सॉरी मान लेते हैं कि कोई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या काटनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पास वाले से एक अंक उधार लेते हैं, उसके बाद में उसका डिमोशन हो जाता है, वो जो जितना उधार लेते हैं उसमें से एक कट जाता है, वैसे इसमें होता है। यहाँ पर क्या होता है, शी डज आ गया, सिंग्स अ सॉन्ग नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वो वर्ब बदलेगा, कैसे बदलेगा, शी डज, डज के बाद लगेगा नॉट। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, एस यहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे वर्ब की फॉर्म दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होगी, एस यहां से हट जाएगा, क्योंकि इस एस का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग करेक्ट वर्ड होता है नेगेटिव का। तो फिर से देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, बिल्कुल गलत लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, हमने क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज के बाद ही नोट आएगा। अब यदि इंट्रोगेटिव आता है, अब यदि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया है। अब सवाल पूछा गया है तो इस वाले सेंटेंस को प्लीज थोड़ी देर होल्ड पे रखिएगा आप लोग, इस वाले सेंटेंस को थोड़ी देर होल्ड पे रखिए। अब आप वापस स्किप करके इस पर आइए,
ठीक है, अब इसको थोड़ी देर रुकिए, इसको देखना नहीं है। अब देखिए आप, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसको क्वेश्चन बनाना है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि अगर हमें सवाल पूछना है, नेगेटिविटी देखनी है, तो वहां पर डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो वहां पर डज का, प्लूरल है तो डू का। तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें, तो हमने जो अल्टरनेटिव हेल्पिंग वर्ब ली थी वो थी डज। तो सबसे पहले मैंने आपको वहां पे बोला था कि इज आ रहा है, शी इज अ गर्ल, इज शी अ गर्ल। ऐसे ही यहाँ पर किसका इस्तेमाल आएगा, डज का। जी हाँ, डज इस्तेमाल आया। अब डज शी, सब्जेक्ट आ गया, डज शी, फिर वही बात आएगी सिंग, एस या एस यहां पर और एस वहां पर नहीं आएगा। डज शी सिंग अ सॉन्ग। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। डज शी सिंग अ सॉन्ग एक सेंटेंस बना, शी सिंग्स अ सॉन्ग का इंट्रोगेटिव। शी सिंग्स अ सॉन्ग का नेगेटिव होता है शी डज नॉट सिंग द सॉन्ग, और उसका इंट्रोगेटिव होता है डज शी सिंग्स अ सॉन्ग। और फोर्थ जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ना के साथ पूछने वाला सवाल। जैसे कि तुमने खाना नहीं खाया क्या, वैसे वाला सवाल, ठीक है ना। उसने गाना, देखिए इसका हिंदी वर्ड है शी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। अब यहाँ पर आएगा क्या वह गाना नहीं गाती है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करना है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डज शी, नोट का लगाएंगे यहां पर बिल्कुल नहीं है, डज नॉट शी नहीं होगा, आपका वर्ड सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस बन चुका है। कहां पे हमने यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आया था, सिर्फ यहाँ पर। अगर एस या एस आता है क्योंकि डू या डज नहीं आ रहा है, डू या डज आ रहा है तो वहां पर एस या एस नहीं आएगा। इसका बना शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज शी सिंग अ सॉन्ग, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब एक सेंटेंस हम लोग फिर बनाते हैं, ठीक है ना। आई स्पीक फ्रेंच, सिंपल सा है, ये होता है पॉजिटिव में, आई स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव के लिए मैं एन लिख रहा हूं, इंट्रोगेटिव के लिए मैं आई लिखूंगा। आई स्पीक फ्रेंच। अब इसको नेगेटिव के लिए क्या बनाएंगे, आई, डू आएगा या डज आएगा ये आपको देखना है। अगर मैंने अभी बताया डू या डू डज किसके आता है, डू आता है यू, आई और प्लूरल के, आई डू। इसके बाद आएगा नॉट स्पीक फ्रेंच, इसके पीछे लैंग्वेज लिख सकते थे लेकिन मुझे सेंटेंस लंबा नहीं करना था। अब देखिए आई के साथ मैंने स्पीक्स में एस क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि आई जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होते हुए सिंगुलर फॉर्म नहीं मानता है, इसलिए आई और यू के एस या एस नहीं लगता है। वैसे आई स्पीक फ्रेंच, तो अब जब यहाँ पे ये सिंगुलर अपने आप को नहीं मान रहा है तो हम लोग यहाँ पे डू डज, डज नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, डायरेक्टली डू। आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या आएगा, डू आ जाएगा सबसे पहले, डू आई स्पीक फ्रेंच, डू आई स्पीक फ्रेंच। और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगाया नॉट, डू आई नॉट स्पीक फ्रेंच। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो हम लोग देख सकते हैं काफी इजी था, सिंपल था। आपको बस इनके कुछ रूल्स याद करने हैं कि एस या यस कहाँ आएगा, डू या डज कहाँ आएगा। तो देखिए एक बार, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब मैं बात करना चाहूँगा उन क्वेश्चंस की या उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 8, 9, 10 हो, 11 हो, 12 हो, इन सब के आते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये तो एक होते हैं वो फिलअप्स वाले, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कोई वर्ब दे दिया जाएगा, उसको आपको चेंज करना है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, या फिर आपको सेंटेंस में
जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन नीचे दे दिए जाएंगे, पर सही ऑप्शन चूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट की। तो एक सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसे भरे उसकी भी कोई ट्रिक होती है। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि हमें उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके आइडेंटिफाइंग वर्ड्स के बारे में जानना होगा। और आइडेंटिफाइंग वर्ड्स कौन से रहते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरीडे, ऑल द टाइम, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, ओकेजनली, यूजुअली। अब ये जो वर्ड्स हैं ये वो वाले वर्ड्स हैं, अगर ये किसी सेंटेंस में आपको दिख जाते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। जैसे एवरीडे, ऑल द टाइम, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, यूजुअली और ओकेजनली। ये जो वर्ड्स है ये आपको किस सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आपका वो जो वर्ड होगा वो कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट का। चलिए एक एग्जांपल बना के देखते हैं इनका। सॉरी आई वाले ने बनाए, आई वाला हम थोड़ी देर में बनाते हैं। जैसे कि she goes to school daily। अब यहां पर एक वर्ड ऐड करना है हमें, वो होता है डेली। मतलब ऐसा कोई काम जो रोजाना की गति में हो रहा हो, यानी कि ऐसा काम जो रोजाना हो रहा होता है उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। अब ये देखिए she goes to school daily। अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है या वर्ब होता है उसका फिलअप्स यहाँ पर होता है, यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया जाता है गो। अब या तो उसे आपको चेंज करना रहेगा या फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आप कोई भी चूज करोगे। अब आप कौन सा चूज करोगे, गोज। क्यों करोगे? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला हमेशा अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, वो है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सिंपल सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लग जाएगा। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, जो कि सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो गो, वेंट, गोन में नहीं बदलेगा, ये डायरेक्टली किसमें बदलेगा, गो में ईएस लग जाएगा, शी गोज टू। अब बात करते हैं आई। I learn फ्रेंच लैंग्वेज एवरी डे। मैं रोज फ्रेंच लैंग्वेज सीखता हूं। तो यहां पर वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी, लर्न। अब आपको ये बता रखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लर्न में ऐसे ईएस क्यों लगा है, क्योंकि आई और यू भी एक तरह से हम लोग सिंगुलर होता है लेकिन उसके प्लूरल के फॉर्म में हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए उसमें ऐसे ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर किसका, लर्न का लर्न रहेगा। एक लास्ट वाला हम लोग इसमें सिंपल प्रेजेंट में करके देखते हैं। अब ब्रैकेट में दे रखा है मैंने प्ले, तो यहां पर हम लोग प्ले की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हम लोग यहां पर प्ले की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि प्ले होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे प्ले, जो कि सिंपल प्रेजेंट का है। अब हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जो कि नेम होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहां पर राम प्लेज इन द गार्डन ऑलवेज। आप लोग हमें यहाँ पर टेंस में आपको कहीं से कहीं तक भी महीना, 1.5 महीना ज्यादा आपको अगर क्लास सिर्फ 4 नंबर 5 नंबर के लिए अगर करना है तो आप लोगों को डायरेक्टली इनके कीवर्ड्स याद करने रहेंगे और बस इनके फॉर्मूलेज देखिए। तो यहाँ पर कीवर्ड्स था डेली, डेली आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ए से यस, एवरीडे यहाँ पे लर्न यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज आया
तो यहाँ पर हमने क्या करा, प्ले का प्लेस कर दिया। बस ये वर्ड्स हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। एवरीडे, ऑल द टाइम, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, रेयरली, ओकेजनली, यूजुअली, डेली, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, वो इन्हीं के ऊपर कर सकते हैं। इन्हीं चीज से नॉट या डज नॉट बन जाता है। अब यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हैं जो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम लोग अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसी सेंटेंस होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज वर्तमान में चल रही हो। अगर कोई चीज वर्तमान में चल रही हो तो जैसे कि वो कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनके फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस वन ऑफ द सिंपलेस्ट चीज होती है जो याद करने के लिए होती है। अब प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम डालेंगे सब्जेक्ट प्लस, बात से प्रेजेंट की हो रही है, यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं, मैंने आपको बताया है जब कहाँ आता है तो सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, एम और आर। ये इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज और वर पास्ट कंटिन्यूअस में, और विल और शाल जो किसमें आएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, सिंगुलर वर्ब इज, प्लूरल हुआ तो आर और आई हुआ तो एम। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब याद रखिएगा कोई भी सेंटेंस जो किसी भी फॉर्म में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो, लेकिन किसी भी चीज के अगर कंटिन्यूअस शब्द जुड़ रहा है तो वहां पर जहां पर भी कंटिन्यूअस वर्ड यूज होता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आईएनजी ओनली फर्स्ट फॉर्म के लगता है, किसी भी सेकंड फॉर्म के या थर्ड फॉर्म के आईएनजी नहीं लगता है। हम लोग किसी भी थर्ड फॉर्म के सेकंड फॉर्म के आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे कि हम लोग गो के आईएनजी लगा के गोइंग बना सकते हैं, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म वेंट के हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते, वेंटिंग नहीं होता है। तो आईएनजी हमेशा किसके लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लगता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जहां पर भी कंटिन्यूअस होता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए इसके एग्जांपल के से देखते हैं। जैसे कि हमने कहा था शी डैश प्ले इन द गार्डन, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर ब्लैंक छोड़ा, यहां पर ब्लैंक छोड़ा। अब यहां पर सिंपल सा एक वर्ब बदल दिया गया कि आपको यहां पर प्ले है। अब ये हमें यहां पर क्या करेंगे, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। ये जो है इसका फॉर्मूले का सेंटेंस एग्जैक्ट जैसा यूज होता है वो है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम राइट, आई के साथ एम आया और राइट की राइट यानी कि राइट, रोट, रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म में होते हैं। अब आईएनजी किसके लगाएंगे, इसके। तो आई एम राइटिंग लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये किसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सा हो गया। देखिए यहाँ पर इज, एम, आर में एम आ गया, यहाँ पे इज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और आईएनजी भी आ गई। तो ये बन गया हमारा सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब। अब इनके लिए क्या करना पड़ता है, अब इनके कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि ये होते हैं नाउ, राइट नाउ, करंटली, स्टिल, टुडे, टुनाइट, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। अगर इन सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें उस सेंटेंस को बदलने में या उसके में वर्ब भरने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। यहां तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल से बताया, वरना एक सेंटेंस होता है तो कभी हम पता लगा पाते हैं कि इज प्लेइंग लगाना या नहीं। अब शी इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, अब यहां पर क्या आ गया, नाउ आ गया। मतलब अब हमारे यहां पर आइडेंटिफाइंग वर्ड क्या आ गया,
नाउ आ गया, यानी कि वह अभी गार्डन में खेल रही है। आई एम राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट, यानी कि मैं इस पल में लेटर लिख रहा हूं या लिख रही हूं। तो ये जो वर्ड होते हैं इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स या गोल्डन वर्ड्स या आइडेंटिफायर वर्ड्स। ये जो वर्ड्स होते हैं अगर आप लोग इनको याद कर लेते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद है, आपको पूरे टेंस में कुछ भी इधर उधर के रूल्स याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको समझिए, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि इनके हर एक सेंटेंस हर एक टाइप के चार फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि नेगेटिव होगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बनाते हैं। शी इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, नाउ को इस बार जोड़ के रखेंगे ताकि आप लोगों को इसको देखने में आसानी हो। अब इसका हम लोग अगर नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, एन लिखेंगे, जैसे कि एन फॉर नेगेटिव। शी इज, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। शी इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। शी इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ और शी इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। नॉट आया तो किसके बाद आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। अब इसका अगर मैं क्या बनाते हैं हम लोग, इसका अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम लोग इसके इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, मैंने इससे पहले बताया अगर डू डज अगर है, अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट में डू डज यूज कर रहे थे तो हम लोग डू डज आगे लगाया जो कि हेल्पिंग वर्ब था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सेकंड से उठा के फर्स्ट पे जाएंगे। इज शी प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। तो देखिए शी इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, ये इसका नेगेटिव हो गया। इज शी प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, क्या वह गार्डन में खेल रही है। अब इस चीज का हम लोग क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना के साथ सवाल पूछा जा रहा हो। तो चलिए बात करते हैं, इज शी नॉट। मैं फिर बता देता हूं कि यहां पर क्या होता है, शी इज नॉट आया तो इज शी नॉट आएगा। जैसे हमने कहा तो वहां पे देखा था डू आई आई डू नॉट, तो वहां पे क्या है तो उसके बाद में डू आई नॉट, तो जैसे यहां पे आएगा इज शी नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। इज शी नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। तो बस सिंपल सी बात है कि हम लोग को यहाँ पर क्या मिल चुका था, कीवर्ड मिल चुका है, नाउ है, एट द मोमेंट है, करंटली, स्टिल, टुनाइट। अगर ये सारे किसी सेंटेंस में शब्द, ये जो शब्द हैं सेंटेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस में हमें वर्ब की चेंज करने में बिल्कुल आसानी होगी। बस आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट पहचान आना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होंगे तो आर, और आर के साथ हम लोग एक और चीज यूज करते हैं, मैंने बताया था यू। यू को हम लोग आर के साथ यूज करते हैं। यू इज नहीं आता, यू एम नहीं आता, यू किसके साथ आता है, आर के साथ आता है। तो शी इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। इज शी प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। इज यहां पर पहले आ जाता है क्योंकि अगर हमारे पास प्रश्न सूचक शब्द जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर ये नहीं है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे, फर्स्ट भी लगा देंगे इज शी प्लेइंग, और हम लोग नोट का लगाएंगे इधर, तो हम लोग थर्ड पे लगाएंगे, इधर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। इज शी नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। सिंपल सा यही है, आई एम राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। मैं इस पल में लेटर लिख रहा हूं। तो आप मेरे साथ दोहरा के देखिए इसे, आई एम राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। तो यहां पर क्या बनेगा,
आई एम, यहां पर हम लगाएंगे नॉट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात लगाया था, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल वाला कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे एम आई राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। अब यहां पे क्या बनेगा, एम आई राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। तो ये इसका क्या बन चुका है, पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन हो चुका है। कहीं पे हमें कुछ माथा पच्ची की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सी बात है, कीवर्ड्स, फॉर्मूला, सब्जेक्ट पहचानिए सिंगुलर है या प्लूरल है, और आपका ये जो पूरा का पूरा टेंस है ये बन जाएगा। तो चलिए मैं आज विदा लेता हूं इस वीडियो से, क्योंकि हमारा वीडियो अभी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर पास्ट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम लोग यहीं पे करेंगे, यही वीडियो यहीं से चालू होगा लेकिन अगले पार्ट में। तो थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको हमारा अब तक की जो प्रोसेस है वो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वेदोलिक में बने रहने के लिए, थैंक यू।